हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स नॉलेज पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से मैं एजुटेरिया के जीएस सेट का प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूं। एजुटेरिया के इस प्रैक्टिस सेट में प्रवीण सर के द्वारा 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया गया है, जो आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए रामबाण साबित होगा। तो चलिए पहले सेट को देखते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, भारत में ऊर्जा क्षेत्र में अक्षय ऊर्जा का योगदान लगभग कितना % है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 21%। इसके कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। भारत में ऊर्जा क्षेत्र में विभिन्न स्रोतों का योगदान निम्न है। अक्षय ऊर्जा का 21% है, थर्मल का 64%, नाभिकीय का मात्र 2% और हाइड्रो का 13%। तो इसमें थर्मल जो है, थर्मल का सबसे अधिक योगदान है 64%। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, चैलेंजर गर्त का संबंध किस महासागर से है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रशांत महासागर से। इसके कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। चैलेंजर गर्त मैरियाना ट्रेंच का सबसे गहरा स्थान है, जो प्रशांत महासागर में स्थित है। हाल ही में मैरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली प्रथम महिला कैथी सुलीवान बनी है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, वर्णा तथा मूसी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कृष्णा नदी। आइए इसके कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। वर्णा, मूसी, कोयना, दूधगंगा ये सभी कृष्णा की सहायक नदी है। कृष्णा प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पहली नदी गोदावरी है, जिसका उद्गम महाबलेश्वर के निकट से होता है। कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो महाबलेश्वर के निकट से होता है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि मूसी नदी जो है, इसी नदी के किनारे हैदराबाद शहर जो है वो बसा हुआ है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, ग्रेट सैंडी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इससे कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। ग्रेट सैंडी मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कुछ प्रमुख मरुस्थल निम्न है। ग्रेट विक्टोरिया, ये भी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तनामी मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल और सिम्पसन मरुस्थल, ये सारे मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, काली मिट्टी का विस्तार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। काली मिट्टी का विस्तार महाराष्ट्र राज्य में सर्वाधिक है। काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त मानी जाती है। कपास की खेती के लिए यह उपयुक्त होती है काली मिट्टी। काली मिट्टी महाराष्ट्र के अलावा गुजरात और मध्य प्रदेश क्षेत्र में भी पाई जाती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है, प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री क्या होता है? चयनित होता है, निर्वाचित होता है, मनोनीत होता है अथवा नियुक्त होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नियुक्त होता है। इसके कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। भारत के प्रधानमंत्री अपने पद हेतु नियुक्त किए जाते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और ये जो प्रधानमंत्री जो होता है वह मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे प्रदान की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। इसके कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। 1935 में भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ जो थी वो गवर्नर जनरल को प्रदान कर दी गई थी। और हमारा जो संविधान बना था उसमें अधिकांश भाग जो है ये 1935 के संविधान से ही लिया गया है। यह भी प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 है,
क्वेश्चन नंबर 8, जवाहरलाल नेहरू ने निम्न में से किस अधिनियम को गुलामी की दास्तां की संज्ञा दी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत शासन अधिनियम 1935। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा गुलामी का चार्टर बताया गया था और मदन मोहन मालवीय ने इसे अंदर से खोखला बताया था। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9, संविधान के निर्माण में गठित संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाथी। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं लोगों में। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लिया जाए। भारतीय संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 को किया गया था और जो 9 दिसंबर 1946 को किया गया था उस समय अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, वो अस्थायी अध्यक्ष थे। और 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, संविधान ने किस भाग का संबंध केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से है? तो केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन का संबंध भाग 8 से है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। संविधान के भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के बारे में वर्णन किया गया है, जबकि भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन कर दिया गया है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वन्य जीव संरक्षण इनमें से किसके अंतर्गत आता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और सी दोनों, मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये दोनों के अंतर्गत आते हैं वन संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। वन्य जीवों की सुरक्षा का वर्णन मौलिक कर्तव्य तथा नीति निर्देशक तत्व दोनों में किया गया है, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 51 के क में है। ठीक है। वन्य जीव अधिनियम 1972 जीवों की रक्षा तथा संरक्षण के लिए पारित किया गया है। तो यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि वन्य जीव अधिनियम कब आया था? तो यह 1972 में आया था। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, प्रश्न संख्या 12, भारत के किस राष्ट्रपति को दार्शनिक राजा कहा जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन को दार्शनिक राजा के रूप में जाना जाता है। तो जो डॉक्टर एस राधाकृष्णन यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे और दूसरे राष्ट्रपति थे। वे धर्मशास्त्र और दर्शन शास्त्र के विद्वान थे, इसलिए उन्हें दार्शनिक राजा के नाम से जाना जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज संस्थान का प्रावधान है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 40। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत संविधान में अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है। संविधान का अनुच्छेद 40 गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप है, क्योंकि गांधी जी ने शासन के विकेंद्रीकरण पर जोर दिया था। ठीक है। और जो ये भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व हैं और भाग 4 के क में अगर पूछेगा तो मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो उसका चुनाव कितने समय के भीतर करवाया जाना अनिवार्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 महीने के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य हो जाता है। इससे कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार यदि पंचायतों की अवधि 5 वर्ष पूरा होने से पूर्व ही किसी कारण पंचायत भंग कर दिया जाता है तो विघटन की तारीख से 6 माह की अवधि समाप्ति में पूर्व चुनाव कराना अनिवार्य हो जाता है। तो याद रखिएगा, आर्टिकल याद रखिएगा, पंचायती राज से संबंधित जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 243E है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
प्रश्न संख्या 15, किस समिति ने भारत में लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव दिया था? ये अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रशासनिक सुधार आयोग। आइए इसके कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। भारत में लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव सर्वप्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था, प्रशासनिक सुधार आयोग। और इस आयोग का गठन कब हुआ था? तो 5 जनवरी 1966 को इसका गठन किया गया था। और ये किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में किया गया था। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो आप लोग जानते होंगे कि पन्नालाल घोष बांसुरी बजाते हैं, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। ये बांसुरी वादक हैं। इसके कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। पन्नालाल घोष का संबंध बांसुरी वादन से है। इस वाद्य यंत्र से संबंधित प्रमुख व्यक्ति निम्न हैं: हरिप्रसाद चौरसिया, एन लीला, राजेंद्र प्रसन्न। ये तीनों व्यक्ति हैं, इनका भी संबंध बांसुरी वादन से है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8 मई को। इसके पॉइंट्स को देख लेते हैं। विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रतिवर्ष 8 मई को मनाया जाता है तथा प्रवासी पक्षी दिवस भी 8 मई को मनाया जाता है। 8 मई 1863 को रेड क्रॉस की स्थापना हुई थी। हेनरी ड्यूनेंट ने इसकी स्थापना की थी। इसको भी याद रखेंगे, यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है? दुनिया का पुलिसमैन, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, सुरक्षा परिषद। इसके कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा पत्र के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना सुरक्षा परिषद की मुख्य जिम्मेवारी है। इसी कारण वह संयुक्त राष्ट्र संघ के इस अंग को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। और जो ये यूएन है, संयुक्त राष्ट्र संघ, इसमें टोटल 15 मेंबर होते हैं, जिसमें से 10 जो होते हैं वो अस्थायी होते हैं और 5 जो होते हैं वो अस्थायी होते हैं। और ये जो 10 जो अस्थायी सदस्य होते हैं, इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। और 5 जो अस्थायी सदस्य होते हैं, ये हमेशा के लिए परमानेंट मेंबर बने रहते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेगास्नीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में बांटा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7 भागों में बांटा था। आइए इसके कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। मेगास्नीज ने जिन 7 भागों में बांटा था वो कौन कौन से भाग थे? पहला दार्शनिक, दूसरा किसान, तीसरा अहीर, चौथा कारीगर, 5वां सैनिक, 6ठा निरीक्षक और 7वां सभाभेद। मेगास्नीज की एक प्रसिद्ध फेमस बुक है जिसका नाम है इंडिका। इसी पुस्तक में इसने भारतीय समाज को 7 भागों में विभाजित किया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद के द्वारा बेलूर मठ की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 1897। इसके कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। बेलूर मठ की स्थापना 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। 1896 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। कुछ प्रमुख संस्थाएं एवं उनके संस्थापक निम्नलिखित थे। तो आइए देखते हैं। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। वेद समाज, केशव चंद्र सेन, शारदा सदन, रमाबाई और विश्व भारती रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान नेटिव मैरिज एक्ट पारित किया गया था? तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय गवर्नर जनरल जो था और लॉर्ड नॉर्थब्रुक था। इसके पॉइंट्स को देख लेते हैं। नेटिव मैरिज एक्ट को 1872 ईस्वी में पारित किया गया था। इस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड नॉर्थब्रुक थे। कुछ प्रमुख सामाजिक सुधार अधिनियम तथा गवर्नर जनरल इस प्रकार है। तो शिशु वध प्रतिबंध, उस समय कौन था गवर्नर जनरल? तो लॉर्ड वेलेस्ली था। सती प्रथा प्रतिबंध के समय लॉर्ड विलियम बेंटिक था। शारदा एक्ट के समय लॉर्ड इरविन था और दास प्रथा के समय लॉर्ड एलन बरो था। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, या किसका कथन है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे तथा इन्होंने 3 बार क्रमशः 1929, 1936 और 1937 में कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। जवाहरलाल नेहरू को समाजवाद का प्रखर समर्थक माना जाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले शासकों का क्रम कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, संगम वंश, उसके बाद सुलु वंश, उसके बाद तुलु वंश, उसके बाद आरवीडू वंश। आरवीडू वंश जो था सबसे लास्ट में था और संगम वंश पहला था। आइए इसके पॉइंट्स को देख लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरियर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। इस साम्राज्य पर शासन करने वाले शासकों का क्रम संगम, सुलुभ, तुलुभ, आरवीडू। विजयनगर शासक कृष्णदेवराय सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा हुए जिनका संबंध तुलु वंश से था। तो विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध राजा कौन हुए? कृष्णदेवराय थे और उनका संबंध तुलु वंश से था। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था? तो ये आप लोगों को पता होगा, ये ऑप्शन सी, औरंगजेब। औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था। इसके कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। मुगल शासक औरंगजेब ने सर्वप्रथम हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश, ये 1669 नहीं होगा दोस्तों, ये 1669 होगा, ठीक है, ये सही दिया हुआ है। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था तथा इसके समय सुबह की संख्या कितनी थी? 20 थी और जिंदा पीर के नाम से औरंगजेब को जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित विद्रोह तथा प्रभावित क्षेत्रों में किसका मिलान सही नहीं है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, चुहार विद्रोह, झारखंड। चुहार विद्रोह का संबंध झारखंड से न था, बंगाल से था। बाकी जो दिए हुए ऑप्शन, फकीर विद्रोह इसका संबंध बंगाल से था, अहोम विद्रोह इसका संबंध असम से था और तेभागा विद्रोह इसका संबंध बंगाल से था। इसके पॉइंट्स को देख लेते हैं। कुछ विद्रोह और प्रभावित क्षेत्र दिए हुए हैं। तो फकीर विद्रोह का हो जाएगा बंगाल, अहोम विद्रोह का असम, चुहार विद्रोह का बंगाल, तेभागा का हो जाएगा बंगाल, कूका का हो जाएगा पंजाब। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति को लखनऊ में दबाने वाला ब्रिटिश नायक कौन था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, कैंपबेल। इसके कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। 10 मई 1857 को मेरठ से 1857 क्रांति की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 10 मई 1857 को। कहाँ से? मेरठ से। लखनऊ में इस क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था, जबकि इस विद्रोह को लखनऊ में दबाने वाला अंग्रेजी नायक कौन था? कैंपबेल था। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस सिख धर्मगुरु ने गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, गुरु अंगद देव ने। गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने किया था। सिख धर्म में प्रथम गुरु गुरु नानक की जीवनी भी गुरु अंगद देव ने ही लिखा था। तो आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 मार्च 1931। गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931 को हुआ था। इस पैक्ट के बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया था। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि गांधी इरविन पैक्ट के बाद कौन सा आंदोलन गांधी जी के द्वारा स्थगित कर दिया गया था? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। तो आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यूएनडीपी ने अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1990 में पहली बार प्रकाशित की थी। इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने 1990 में अपनी मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की थी। मानव विकास सूचकांक विकसित करने वाले दल का नेतृत्व
महबूब उल हक और इंगे कौल ने किया था। ठीक है, उस समय जब 90 में पहली रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी तो उस समय किसके नेतृत्व में की गई थी? महबूब उल हक और इंगे कौल। और हाल ही में इसका स्थापना के ये 30 वर्ष पूरे हो गए हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। इसलिए यह प्रश्न जो है चर्चा का विषय बना हुआ था। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दी थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रघुराम जी राजन। थर्ड पिलर पुस्तक भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम जी राजन के द्वारा लिखी गई है, जैसा कि आप लोग फिगर में देख सकते हैं। द थर्ड पिलर रघुराम राजन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आल्प्स पर्वत के विस्तृत क्षेत्र में संबंधित देश कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी फ्रांस और स्विट्जरलैंड। ये दो देश हैं। इन दो देशों में आल्प्स पर्वत का विस्तार है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। धान से निकलने वाली कौन सी गैस है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मीथेन। मीथेन जो है, जिसका फॉर्मूला होता है CH4, ये जो गैस है ये धान से निकलने वाली गैस है। चलिए इसके कुछ पॉइंट्स को देख लिया जाए। धान के खेत में नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो मीथेन के अलावा नाइट्रस ऑक्साइड भी निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड ये भी निकलती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है? तो इस ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन ए हो जाएगा पारा। पारा जो है वो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। इसके कुछ पॉइंट्स को भी देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक पारा है। अन्य सुचालक धातुओं में तांबा, एल्युमिनियम, चांदी, सोना आदि है। तो सबसे अधिक जो सुचालक होता है वो चांदी होता है। ठीक है, Ag होता है चांदी। चांदी के बाद सेकंड नंबर पर आता है कॉपर Cu, और उसके बाद गोल्ड, इसको Au के नाम से Au से डिनोट करते हैं। ठीक है, पहले नंबर पर रहेगा चांदी, सेकंड नंबर पर कॉपर और थर्ड नंबर पर गोल्ड। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी नाभिकीय संलयन द्वारा। इसके कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। नाभिकीय संलयन सूर्य एवं तारों की ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य का अधिकांश भाग हाइड्रोजन 71% तथा हीलियम 26% बना हुआ है। तो ये भी पूछता है एग्जाम में कि हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है? तो 71% है और हीलियम का 26% है सूर्य के निर्माण में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूध उदाहरण है, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा पायस का। इसी को इमल्सन बोलते हैं। चलिए इसके पॉइंट्स को देख लिया जाए। दूध पायस का उदाहरण है। पायस अर्थात इमल्सन दो या इससे अधिक अमिश्रणीय तरल पदार्थों से बना एक मिश्रण है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक्वा रिजिया निम्न में से किसे मिलाकर बनाया जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी HCl प्लस HNO3। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और नाइट्रिक एसिड HNO3 को मिलाकर एक्वा रिजिया बनाया जाता है। और इसमें तीनों का रेशियो जो होता है वो HCl का 3 भाग होता है और HNO3 का 1 भाग होता है। इसको भी याद रखेंगे, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। HCl का 3 भाग और HNO3 का 1 भाग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शक्ति का मात्रक क्या है? तो शक्ति का मात्रक है ऑप्शन ए वाट हो जाएगा, क्योंकि जो पावर का फॉर्मूला होता है ये वर्क अपॉन टाइम होता है। तो वर्क का होता है SI मात्रक जूल और टाइम का सेकेंड। तो पावर को जूल पर सेकेंड में भी व्यक्त किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बल का व्यंजक न्यूटन ने किस गति से प्राप्त होता है? नियम से प्राप्त होता है। तो यह जो है ये न्यूटन के
दूसरे गति के नियम से बल का व्यंजक अर्थात बल का फॉर्मूला प्राप्त होता है, और जो बल का फॉर्मूला होता है F बराबर होता है m/a, जहाँ m जो है मास है और a जो है एक्सेलरेशन है। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि बल की परिभाषा न्यूटन ने किस नियम से प्राप्त की जाती है, तो ये न्यूटन के पहले नियम से प्राप्त की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डायनेमो की युक्ति है जो परिवर्तित करती है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और जस्ट इसका अपोजिट होता है विद्युत मोटर, जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूध का अपेक्षिक घनत्व किससे मापा जाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर से दूध का अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है, दूध की शुद्धता मापी जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक नहीं है। अजैविक घटक नहीं है, इसका मतलब कौन है जो जैविक घटक है। ठीक है, तो जो जीव जो है ऑप्शन ए, वो अजैविक घटक नहीं है। वो कौन सा घटक है, ये जैविक घटक है। ठीक है, बाकी ये जो तीनों हैं ये अजैविक घटक है। ठीक है, प्रकाश, जल, मिट्टी, ये सब अजैविक घटक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, पपीते का रंग का कारण सोलेनिन है। ये गलत है, क्योंकि पपीते का रंग का कारण क्या, पीले रंग का क्या कारण होता है, ये होता है कैरोटीन। कैरोटीन के कारण जो होता है पपीते का रंग पीला होता है, और पपीते में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और इसके कुछ पॉइंट्स को भी देख लेते हैं, जैसे कि टमाटर का जो लाल रंग होता है वो लाइकोपीन के कारण होता है। सेब का जो लाल रंग होता है वो एंथोसाइनिन के कारण होता है, और मिर्च में जो लाल रंग होता है वो कैप्सेसिन के कारण होता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा कण रक्त में नहीं पाया जाता है, तो कौन सा कण रक्त में नहीं पाया जाता है, तो हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन जो है वो ब्लड में नहीं पाया जाता है। इसके पॉइंट्स को देख लेते हैं। प्रोथ्रोम्बिन एक प्लाज्मा जो 100 मिलीमीटर में 15 मिलीग्राम होता है, जो रक्त के जमने में उपयोगी करता है। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन क्या है, प्रोथ्रोम्बिन एक प्रकार का प्लाज्मा होता है जो रक्त के जमने में मदद करता है। ठीक है, ये रक्त में पाया नहीं जाता है, बल्कि रक्त के जमने में मदद करता है प्रोथ्रोम्बिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था 7 सितंबर 1931 को। टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, 1930, 1931 और 1932। आइए इसके कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 7 सितंबर 1931 को हुआ था। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था। यह सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या विवाद के कारण असफल रहा था। ठीक है, और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ही गांधी जी ने भाग लिया था। तो आप याद रखेंगे कि किस गोलमेज सम्मेलन में अंग्रेजों ने भाग लिया था, गांधी जी ने भाग लिया था। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था, और ये कब हुआ था दूसरा गोलमेज सम्मेलन, तो 7 सितंबर 1931 को। और ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि वो कौन ऐसा भारतीय था जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो वो थे भीमराव अंबेडकर। भीमराव BR अम्बेडकर थे। भीमराव अंबेडकर वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1942 में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, बांकीपुर जेल। इसके पॉइंट्स को देख लेते हैं। 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी और अन्य प्रमुख कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, क्योंकि उसमें भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। बिहार में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल में रख दिया गया था, और गांधी जी को ये
आगा खां पैलेस में, महाराष्ट्र में जो है पुणे में आगा खां पैलेस, वहाँ उनको गिरफ्तार करके बंद कर दिया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 46, व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, विनोबा भावे। इसके कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। अगस्त प्रस्ताव को पूरी तरह से अस्वीकार करते हुए कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 1940 में की थी। इस दौरान प्रथम सत्याग्रही के रूप में विनोबा भावे को चुना गया था और दूसरा सत्याग्रही जो था वो जवाहरलाल नेहरू थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ की शुरुआत की थी? ये जो मित्र मेला है ये एक गुप्त संस्था थी दोस्तों, और इसकी शुरुआत किसने की थी? तो इसकी शुरुआत की थी बीडी सावरकर ने शुरुआत की थी। मित्र मेला संघ की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने किया था। इसकी स्थापना 1899 में किया गया था। कब किया गया था? 1899 में, जो आगे चलकर अभिनव भारत समाज के रूप में प्रसिद्ध हुआ। यही मित्र मेला जो है आगे चलकर अभिनव भारत समाज के रूप में प्रसिद्ध हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वर्तमान में कितने कंपनियों को क्रमशः महारत्न और नवरत्न का दर्जा दिया गया है? तो जाएगा ऑप्शन सी, 10 और 14। 10 जो है ये आप देख सकते हैं फिगर में, ये 10 जो है महारत्न कंपनियां हैं और 14 गो नवरत्न कंपनियां हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ग्लाइकोलिसिस में परिवर्तन होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्लूकोज पाइरुविक अम्ल में। ग्लूकोज जो है वो पाइरुविक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है ग्लाइकोलिसिस में। इसके कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज पाइरुविक अम्ल में परिवर्तित होता है। ग्लूकोज निर्माण की क्रिया को ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं, इसको भी याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का जो अंतिम प्रश्न है वह है पादप जगत में, अंतिम प्रश्न है, पादप जगत में निम्नलिखित वस्तुओं में कौन सा मुख्यतः जलीय है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, शैवाल। शैवाल जो है वह जलीय है। इसके कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। पादप जगत में शैवाल जलीय है। शैवाल के जनन अंग एक कोशिकीय होते हैं। शैवाल अपने भोजन को स्टार्च के रूप में संचयित करता है और संचित करके रखता है स्टार्च के रूप में अपने भोजन को शैवाल। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कमेंट करें और कमेंट करके बताएं। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।